हेलो फ्रेंड्स। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और काफ़ी मेरे ख्याल से हर एज ग्रुप के पेशेंट मैंने देखे होंगे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि जिनको हिप पेन, जो कूल्हे की हड्डी जो हम जिसको हिंदी में कहते हैं, उस पेन के साथ आते हैं। और मैंने देखा होगा, मतलब यंगेस्ट टू यंगेस्ट 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के ऐसे पेशेंट हैं जो इस पेन के साथ में मेरे साथ पास क्लिनिक में आए होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट या हिप पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आपने अगर कहीं देखा हो, या मैं एक जस्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि हिप जो होता है ना, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। सॉकेट मतलब जिसमें कोई चीज़ फिट हो जाए, तो हिप की जो हड्डी होती है वो बॉल जैसी होती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको कहते हैं, जिसमें ये हिप घूमता है और सारे अपने जितने मूवमेंट होते हैं। और इस जॉइंट को पकड़ के रखने के लिए सब तरफ लिगामेंट्स होते हैं, बहुत सारी मसल्स होती है, क्योंकि ये बड़ा जॉइंट है। ये कूल्हे की हड्डी जो होती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो उसको पकड़ के रखने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए सब तरफ से मसल्स, लिगामेंट्स, फाशिया सब होते हैं जो इस जॉइंट को पकड़ के रखते हैं। ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, क्योंकि ये हमारे धड़ को पैरों से जोड़ता है। तो ये एक बोलना चाहिए कि एक बॉडी का मेन इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, जिसकी वजह से सारा मूवमेंट की जो शुरुआत पैरों की मूवमेंट होती है वो हिप जॉइंट से ही होती है। अब जो हिप जॉइंट का पेन होता है, ये मसल्स की प्रॉब्लम्स की वजह से भी आ सकता है। ये बॉल में कहीं सॉकेट में कहीं मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं जाम हो रहा है तो आ सकता है। अंदर आजू बाजू के जो लिगामेंट्स हैं वो कुछ उनकी सेटिंग हिल गई हो तो हो सकता है। या इन सब की जो नर्व सप्लाई या ब्लड सप्लाई हो रही है, जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी कहीं गड़बड़ी हो तो भी इसमें कहीं ना कहीं पेन आ सकता है। अभी हिप जॉइंट का जो पेन होता है, नॉर्मली फील जो होता है वो आगे थाई एरिया में फील होता है, वो पीछे की तरफ फील नहीं होगा। अगर बैक पेन या बैठने की जगह पे अगर पेन आ रहा है तो वो हिप जॉइंट का पेन नहीं है, वो रीढ़ की हड्डी से पेन आ रहा होगा, या फिर वहाँ की जो छोटा सबसे नीचे वाला जॉइंट होता है रीढ़ की हड्डी का, वहाँ का पेन होता है। हिप जॉइंट का पेन आगे थाइस की तरफ आता है और कई बार नीचे घुटने तक भी जाता है, वहाँ से शुरू होकर नीचे घुटने तक पहुँचता है पेन। तो ओवरऑल अगर आगे थाई में पेन आ रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो हिप जॉइंट को एग्जामिन कराना या उसको हमको उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको डायग्नोस करना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें सबसे कॉमन जो हिप जॉइंट में पेन की जो कारण होता है, तो इट इज़ वेरी कॉमन कि ट्रॉमा, गिर गए हों, ये बॉल यहाँ से टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। जो नॉर्मली कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या बाथरूम में स्लिप होते हैं, जो एल्डरली मैंने देखा है कि कई बार स्टेप्स मिस कर देते हैं, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर जो होता है ये कूल्हे की हड्डी का ही होता है। और ये डायग्नोस करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, पर समझ में आ जाता है उनकी चाल से या पेन के एरिया से कि किस टाइप से ये पेन हो रहा होगा और किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ होगा। खैर, फ्रैक्चर क्योंकि हमारा एरिया नहीं है, वो ऑर्थोपेडिक का काम है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आता है कि ये चलो आप गिरे नहीं, पर दूसरा कुछ फ्रैक्चर नहीं हुआ, बट आजू बाजू का जो टेंडन्स में, लिगामेंट्स में भी कहीं इंजरी आती है, जो स्पोर्ट्स इंजरी में ज़्यादा होता है, पैर ज़्यादा खिंचा गया या स्लिप हो गए, तो उसके कारण भी लिगामेंट्स में और टेंडन्स में भी प्रॉब्लम आती है। तो वो भी डायग्नोस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रैक्चर नहीं है करके हम छोड़ दें और कोई और कारण नहीं मिले दर्द का, तो वो सही बात नहीं होगी। तो उसी समय हमको लिगामेंट टेंडेंस को भी एग्जामिन करके उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका बराबर से ट्रीटमेंट लेना उतना ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ को डॉक्टर जो है प्रॉपर उनके एग्जामिनेशन से, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें इमेजिंग, एक्सरे, एमआरआई करके भी हम उस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि एग्जैक्टली स्पोर्ट्स इंजरी या ट्रॉमा या वॉट एवर इट इज़, वो किस वजह से, कहाँ पे इंजरी का ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और एक बार ये चीज़ पकड़ में आ गई तो समझ में आ जाता है कि ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम है या रूमेटोलॉजी का रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रूमेटोलॉजी की। तो आर्थराइटिस, जो गठियावाद जो होता है, उसमें भी सबसे कॉमन जो होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक ऐसा गठिया है जिसमें हिप इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी कॉमन। और अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में हिप इन्वॉल्वमेंट हो रहा है
तो इसे एक ख़राब साइन माना जाता है कि मतलब डिज़ीज़ बहुत एग्रेसिव है और हमको उसको उतने ही एग्रेसिवली डील करना पड़ता है। और उसमें भी ख़राब बात यह है कि ये काफ़ी यंग लोगों में भी इफ़ेक्ट करता है, मतलब 20 से 30 साल के बीच में भी जॉइंट में इतना इन्फ्लेमेशन आ जाता है कि वो दवाइयों के असर से भी परे हो जाता है और अल्टीमेटली इस यंग एज में भी लोगों को हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की नौबत आ जाती है। तो इसको टाइमली डायग्नोस करना और टाइमली उसका प्रॉपर एग्रेसिव जो भी ट्रीटमेंट है वो लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक बार ये जॉइंट डैमेज हो गया तो कोई दवाई वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, असर भी नहीं करेगी, अल्टीमेटली पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ही कराना पड़ेगा। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से ही सिमिलर जो उसी ग्रुप के जो दूसरे आर्थराइटिस होता है, जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, उसमें भी हिप इन्वॉल्वमेंट कॉमन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक और गठिया है जो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। उसमें ये हिप इन्वॉल्वमेंट इतना कॉमन तो नहीं है, बट जो लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड होते हैं उसमें कहीं जाके बहुत सालों बाद कभी कभी हिप इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और एक गठिया होता है जो बच्चों में होता है, जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस। ये भी एक ऐसा गठिया है जो बच्चों में है, जो मतलब 18 साल से कम के भी बच्चे होते हैं जिनमें हिप जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और उसको भी टाइमली आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके भी ट्रीटमेंट में देरी होती है तो यंग बच्चे हैं जिनका हिप में प्रॉब्लम आ सकती है। और ख़राब बात यह है कि 18 साल के पहले सर्जरी भी नहीं होती हिप की, तो उनको जैसे तैसे करके टाइम काटना पड़ेगा, एंड बाय द टाइम वो 18 साल के होंगे उसके बाद कहीं सर्जरी के द्वारा उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। इसलिए टाइमली डायग्नोसिस बच्चों में होना खास ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनका हिप जॉइंट हम बचा सकें। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है सही डॉक्टर के पास सही टाइम पे पहुंचना। इसके अलावा जैसे उम्र के साथ में होता है, जॉइंट्स घिसते हैं, घुटना घिसता है, वैसे ही हिप जॉइंट भी घिस सकता है। जो घुटना घिसता है वो ज़्यादा नीचे बैठने की वजह से, आलती पालती मारने की वजह से घिसता है, तो हिप का जो है वो ज़्यादा चलने की वजह से या ज़्यादा लंबे खड़े रहने की वजह से घिसता है। तो ये काफ़ी एक डिफरेंस हमको वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडियन कंट्रीज़ में दिखता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा लोग खड़े खड़े सारा काम करते हैं, तो उनमें हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इंडिया में क्योंकि ज़्यादा काम नीचे बैठ के और ऐसे हमारी लाइफस्टाइल में है कि नीचे आलती पालती मार के बैठने में कॉमनली आता है, तो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में नी ज़्यादा घिसता है। हालांकि दोनों घिस सकते हैं, पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नी ज़्यादा घिसता है, हिप जॉइंट इंडियन पॉपुलेशन में उससे कम घिसता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि कौन सा जॉइंट पहले घिसेगा। इसके अलावा जब अभी अभी आप लोग ने काफ़ी कोविड के टाइम पे देखा होगा, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे रहे हैं जिनको कोविड के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड दिया गया है। अभी स्टेरॉइड देने की वजह से कभी कभी ये जो हिप जॉइंट की जो बॉल होती है इसकी ब्लड सप्लाई जो है रुक जाती है, और इसको ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से ये हड्डी जो है गलने लगती है, और अगर हम इंग्लिश में मेडिकल भाषा में बोले तो नेक्रोसिस होने लगती है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं एवीएन, ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब जिसमें वैस्कुलरिटी नहीं है, जहाँ ब्लड नहीं पहुँचा और ये हड्डी गलने लग गई। तो ऐसे हमने कोविड के बाद बहुत सारे पेशेंट्स देखे हमारी ओपीडी में जिनको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, और अचानक से थाई में पेन शुरू हो गया, चलने में दिक्कत आने लग गई, और बाद में जब एमआरआई और सब डायग्नोसिस किया तो पता चला एवीएन निकला। तो ये एक प्रॉब्लम काफ़ी अभी ज़्यादा हमको दिखने को मिली है, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड पैंडमिक। तो इसको भी टाइमली डायग्नोस करना, क्योंकि अगर एवीएन भी अर्ली स्टेज का है, एवीएन की भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, तो अर्ली स्टेज का है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, तो हम उसको दवाइयों से और बाकी कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिनसे हम इनको रिवर्स करके या रोक भी सकते हैं। बट जब एडवांस हो जाता है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक पहुंच जाता है, तब तो फिर सर्जरी ही करानी पड़ती है। तो हिप जॉइंट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें टाइमली डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब का ओवरऑल जो देखेंगे तो हिप जॉइंट जब अगर वीक होता है, हड्डियां अगर जब कमज़ोर होती हैं, जैसे फ्रैक्चर क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे वेट पड़ा बॉडी का, आपको स्लिप हुए, बॉडी वेट पड़ा और ऊपर से हड्डी कमज़ोर थी, तो हड्डी कमज़ोर होने की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर आपकी बॉडी में वीक बोन्स वीक है
अगर ओवरऑल ही बोन्स अगर आपकी कमज़ोर जा रही हैं, कैल्शियम कम है, D3 कम है और उम्र के साथ भी जो कमज़ोरी बोन्स में आती है, तो सबसे पहले हिप जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रैक्चर होने का वेट करें। आपको पेन हो रहा है तभी अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे तो हम उस फ्रैक्चर को रोक सकते हैं। तो जब भी हम ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी टेस्ट करते हैं ना, तो एक डेक्सा स्कैन बोल के जो टेस्ट होता है उसमें हिप जॉइंट की ही डेंसिटी देखी जाती है। एंड जो टेस्ट होता है उससे हमको जो मेन एक्चुअल जो पता चलता है फ्रैक्चर रिस्क कितना है। हम ये नहीं देखते बोन क्या वीक है क्या है, उसका जो पैरामीटर होता है वो मेन जो देखने का पर्पस जो होता है कि इस जॉइंट में फ्रैक्चर होने के कितने रिस्क है, उसके बेसिस पे हमको ट्रीटमेंट डिफाइन करना होता है। अगर ज़्यादा रिस्क है तो बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए ज़्यादा दवाई देनी पड़ेगी, इंजेक्शंस देने पड़ेंगे। अगर कम रिस्क है तो नॉर्मल कैल्शियम D3 सप्लीमेंट्स भी लेंगे तो बोन की वापस ताकत आ सकती है। तो वो समय के साथ देख के बोन डेंसिटी चेक करके ये सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो आपको ध्यान में रखना है जिसके कारण हिप में पेन हो सकता है। तो आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन, जैसे मैंने कहा। दूसरा होता है AVN, जिसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक और कारण हुआ जिसमें जॉइंट घिसने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हुई एंड देन ट्रॉमा थोड़ा भी होगा तो फ्रैक्चर होने का डर रह सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजू बाजू की मसल्स, नर्व्स, लिगामेंट्स, इसमें भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हिप में पेन आ सकता है। अभी इसके अलावा भी अगर आपको और कुछ जानना हो हिप जॉइंट रिलेटेड तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।